हमारे YouTube चैनल एम्बिशन विद विजन सर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उत्तर भारत का विशाल मैदान का अध्ययन करेंगे और उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसमें जो है जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सब उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसी का हम लोगों को अध्ययन करना है। अगर उत्तर भारत के विशाल मैदान को देखा जाए तो इसको दो भागों में बांटते हैं। विशाल मैदान इसको दो भागों में बांटते हैं। एक उच्चावच के दृष्टिकोण से यानी भौतिक, यानी उच्चावच के दृष्टिकोण से, और दूसरा प्रादेशिक विभाजन है। ये प्रादेशिक विभाजन में देखा जाए तो राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को तीन भागों में बांटते हैं। पहला ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्यवर्ती गंगा का मैदान, तीसरा निचला गंगा का मैदान। और चौथा जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। जैसे देखिए कि ये है राजस्थान का, फिर ये है ये राजस्थान का हो गया, ये पंजाब का मैदान हो गया, ये ऊपरी गंगा का मैदान हो गया, ये मध्यवर्ती गंगा का मैदान हो गया, ये निचली गंगा का मैदान हो गया, और ये ब्रह्मपुत्र का हो गया। तो ये तो प्रादेशिक विभाजन है, मैदान का प्रादेशिक विभाजन। अब आते हैं हम लोग जरा भौतिक वाले को देखते हैं। भौतिक विभाजन कैसे किया जाता है। उच्चावच के दृष्टिकोण से विभाजन जो है, उच्चावच के दृष्टिकोण से भौतिक विभाजन, इसमें हम लोग देखते हैं पहला भाबर क्षेत्र, दूसरा तराई क्षेत्र, तीसरा बांगर क्षेत्र, चौथा खादर क्षेत्र, पांचवा डेल्टाई क्षेत्र। तो ये तो उच्चावच के दृष्टिकोण से हम लोग जो है कंपटीशन के व्यू से सबसे पहले इसी को समझते हैं। ठीक है, भाबर किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं, तो अब आते हैं हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ ले कि आखिर ये मैदान का निर्माण हुआ कैसे। हिमालय जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो आया अफ्रीका से टूटकर। जब अफ्रीका से टूट करके आया तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो है
मान लिया कि ये जो है आपका तिब्बत का पठार यानी यूरेशियन प्लेट, और ये जो है आपका जो है इंडियन प्लेट, ये उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जब बढ़ रहा था तो ये टेथीज सागर है। टेथीज सागर के तरफ जब ये बढ़ा और तिब्बत के पठार से जब ये टकराया तो यहां पर जो है पर्वतों का निर्माण हुआ, वलित पर्वत जिसको हम लोग हिमालय कहते हैं। उसके बाद फिर एक पर्वत का निर्माण हुआ। इस तरह से जो है हिमालय का निर्माण हुआ। जब हिमालय जैसे जैसे ऊपर उठ रहा था तो ऊपर से नदियां निकल रही थी, और नदियां जो है, जो बचा हुआ टेथीज सागर का हिस्सा है, इसको नदियां जो है ऊपर से जब आ रही थी तो मिट्टी काट के बहुत ज्यादा ला रही थी। इस नदियों ने क्या किया कि इस टेथीज सागर, जो उथला सागर था टेथीज का बचा हुआ हिस्सा, इसको नदियों ने क्या किया, पाट दिया, यानी भर दिया, मिट्टी से अपने अवसाद से भर दिया। इधर से भी कुछ नदियां जा रही थी, इन नदियों ने भी भर दिया। अब ये नदियां भरते भरते आगे धीरे धीरे बढ़ते गई, और आज की कंडीशन ये है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, यानी ये जो है आपका हिमालय का क्षेत्र है, देख रहे हैं ना। तो ऊपर से आने वाली नदियों ने क्या किया, इसको जो है भर दिया। ठीक, अब तमाम सैकड़ों की संख्या में नदियां जो है आई और इसको जो है भर दी। ये आपका जो है सब मैदान बन गया। इधर से कुछ नदी आई तो इधर से भी जो है नदियां गई, इसको भी इन सबों ने क्या किया, भर दिया। और इस तरह से जो है नदियों द्वारा लाई गई, पठारी क्षेत्र की नदी हो या हिमालय से आने वाली नदियां हो, नदियां ऊपर से जब मिट्टी काट करके ले आई अपने जलोढ़ मिट्टी से, इस टेथीज सागर को नदियों ने क्या किया, मिट्टी से यानी जलोढ़ मिट्टी से भर दिया, जिसके कारण यह एक विशाल मैदान का निर्माण हो गया। और इस प्रकार जो है इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो गया। ठीक, तो इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण हो गया। अब इसी को हम लोग जो है राजस्थान का मैदान कह लें, चाहे पंजाब का मैदान कह लें, या फिर हरियाणा का मैदान कह लें, या गंगा का मैदान कह लें, गंगा और उसकी सहायक नदियों ने जो पाट करके बनाया, गंगा का मैदान कह लें, या ब्रह्मपुत्र से आने वाली नदी, यानी इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही थी, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान इसको आप कह लीजिए। नदियों ने ही इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया है। क्लियर? अब हम जो है ये जानते हैं, जैसे अब भाबर क्षेत्र क्या है। हिमालय से आने वाली नदियां अपने साथ शिलाखंड बहा कर लाती हैं। हिमालय से आने वाली नदियां अपने साथ शिलाखंड यानी पत्थर, बजड़ी आदि बहा कर ले आती हैं। और क्योंकि हिमालय के ऊपर से नदी आती है तो अपने साथ तेज बहाव के कारण उन पत्थरों को बहा करके ले आती है। लेकिन जब शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में पहुंचती है तो वहां से ढाल जो है, जमीन का ढाल बहुत कम हो जाता है। ठीक, तो वहां पर जो है अपने उन शिलाखंडों को धीरे धीरे जमा करती रहती है। उसको ऐसे समझ लें, ये महान हिमालय,
ये लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। जब ऊपर से नदी आती है, जब ऊपर से नदी आती है तो अपने साथ शिलाखंडों को बहा कर लाती है और नदी जो है इस तरह से बहते हुए चली जाती है। यहां पर जो है जो शिलाखंड ऊपर से यानी बड़े बड़े पत्थर आते हैं वो सब यहां इकट्ठा हो जाते हैं शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में। गिरिपाद, गिरि मतलब पर्वत, पाद मतलब पैर। शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में ये सभी जो है पत्थर क्या होते हैं, धीरे 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 इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? ऊपर से नदी तेजी से बहते हुए आती है क्योंकि ढाल है, उसमें पत्थर ढगरता हुआ पानी के साथ चला आता है। लेकिन जब यहाँ आता है तो यहाँ जमीन लगभग समतल हो जाती है और यहाँ पानी का बहाव धीमा हो जाता है, तो पत्थर आगे नहीं बढ़ पाता है, वो सारे जो है शिलाखंड यहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो यह जो क्षेत्र होता है इसी को कहते हैं हम लोग भाबर क्षेत्र। इसी को कहते हैं हम लोग भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र जो है, भाबर क्षेत्र की विशेषता है कि यहाँ नदियां जो है इसके नीचे ही, यानी जो शिलाखंड है उसके नीचे से होकर के आती है। ऊपर से कोई भी नदी आती है भाबर क्षेत्र में, इन शिलाखंडों में वह नदी विलुप्त हो जाती है। जब वह विलुप्त हो जाती है तो ऊपर से नदी दिखाई नहीं देती। अब इसके ऊपर आप भाबर क्षेत्र में ऊपर आप चल सकते हैं, टहल सकते हैं, घूम सकते हैं और नीचे से नदी जाती रहती है। बाद में नदी जो है यहाँ जो है बाहर निकलती है, बाद में नदी यहाँ बाहर निकलती है। ठीक, यानी भाबर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती है। दूसरी बात, इसकी चौड़ाई, इस भाबर क्षेत्र की चौड़ाई जो है लगभग 12 से 14 किलोमीटर होती है। यह अनुपजाऊ क्षेत्र होता है। स्वाभाविक सी बात है कि शिलाखंड है, यानी बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर है, छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े। तो इन शिलाखंडों में जो है नदियां विलुप्त हो जाती हैं, ऊपर मिट्टी का अंश नहीं होता है, इसलिए यह क्षेत्र अनुपजाऊ होता है। तो ये भाबर क्षेत्र है जिसके अंदर जो है नदियां विलुप्त हो जाती हैं। बड़ी बड़ी नदियां पत्थर को हटा के बाहर निकल जाती है, लेकिन अधिकांश छोटी नदियां इसमें विलुप्त हो जाती हैं और बाहर निकलती हैं। जब नदियां बाहर निकलती हैं तो नदियों का जल यहाँ फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान लीजिए ईंटे का ढेर, ईंटे का जो टुकड़ी का ढेर रखा हुआ है और आजकल नाली से तो नहीं, पाइप से पानी आता है और पाइप जो है, जो पंपिंग का पानी है उसको जो है आप उसमें लगा दीजिए ईंटे के टुकड़े में, और जब ईंटे के टुकड़ी के बाहर पानी निकलेगा तो वो फैल करके निकलेगा। तो वैसे ही यहाँ भी जो है जब नदी जो है इसके अंदर से हो करके आती है, भाबर के नीचे यानी इस शिलाखंडों के नीचे से होकर के आती है, तो जब ही बाहर निकलती है तो वह नदी जो है फैल जाती है। थोड़ा सा कुछ दूर तक जो है उस नदी का पानी क्या होता है, कुछ दूर तक फैल जाता है। ठीक, उसके बाद फिर सोता बनता है, नदी का रूप धारण कर लेता है। तो जो यह क्षेत्र जहां पानी जो है कुछ दूर तक फैल जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग तराई क्षेत्र। यह जो है दलदल क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र क्या होता है? दलदल होता है। यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा होती है, दलदली होने के कारण यहाँ पर जो है पानी हमेशा बरकरार रहता है, इसलिए यहाँ बड़े बड़े मच्छर पाए जाते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं, रेंगने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र बीमारियों का घर माना जाता है। और चूंकि आप सोचिए कि जब यहाँ पानी हमेशा लगा रहता है, दलदली क्षेत्र है, हमेशा जब पानी लगा रहता है तो जमीन का स्टेटा का पानी भी ऊपर रहता होगा, ऊपर रहता है, होगा नहीं रहता है।
तो जब स्टेटा ऊपर रहता है तो वो भी पानी पीने योग्य नहीं होता होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि यह क्षेत्र प्रदूषित ज्यादा रहता है, इसीलिए इस क्षेत्र को बीमारियों का घर माना जाता है। और यह जो है आपका जो है भाबर चाहे तराई क्षेत्र, देखिए यहाँ सिंधु से लेकर के और ये सिक्किम से जो तीस्ता नदी निकलती है ना, यहाँ तक है। ये सिंधु से लेकर के तीस्ता नदी तक, ये गोल 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 जो मैंने दिखा रखा है, ये ब्लैक रंग का, ये भाबर क्षेत्र है। और ये नीचे हरे रंग का जो मैंने दिखाया है, ये आपका तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 16 से 20 किलोमीटर के आसपास होती है। तराई क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 16 से 20 किलोमीटर होती है। और इस तराई क्षेत्र में चूंकि पानी की कमी होती नहीं, इसलिए उपजाऊ मिट्टी तो पाई जाती है। लेकिन यहाँ धान की खेती, केले की खेती और गन्ने की खेती खूब होती है। कभी भी आप जाइएगा गोरखपुर के आगे महाराजगंज क्षेत्र में जो तराई बेल्ट है, उधर आप देखेंगे कि गन्ने की खेती, केले की खेती, धान की खेती बहुत अच्छी होती है। तो इस तराई क्षेत्र में इन तीनों चीजों की खेती बहुत अच्छी होती है। केला हो, धान हो या गन्ना हो, तीनों फसलों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस क्षेत्रों में जो है खूब जो है केला भी पैदा होता है, धान खूब अच्छा लगता है और गन्ने की खेती भी बहुत अच्छी होती है इन क्षेत्रों में। तो इस तरह से जो है ये हरा रंग का जो दिख रहा है, ये तराई क्षेत्र है। जैसे आपका पीलीभीत वगैरह जब सब तराई क्षेत्र में आ जाता है। पीलीभीत में एक झील है, जहां से फुलहर झील, जहां से गोमती नदी निकलती है, तो यहीं पर है फुलहर झील। तो इस तरह से जो है आपका ये तराई क्षेत्र हो गया। अब तराई के बाद आता है बांगर क्षेत्र। तो ये आप समझ गए होंगे, चित्र बना लीजिएगा आप लोग। तो ये तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र के बाद ये भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र के बाद तराई क्षेत्र, उसके बाद नदी आगे बढ़ जाती है। अब हम लोग देखेंगे खादर और बांगर। जैसे नदी जो है, कोई मुख्य नदी जा रही है, मान लीजिए ये मुख्य नदी है, इसमें तमाम जो है उसकी सहायक नदियां हैं। तमाम उसकी सहायक नदियां हैं। तो जो ये मुख्य नदी आ रही है, जो मुख्य नदी है, ये बरसात के दिनों में या फिर जब बहुत ज्यादा हिमालय पर बर्फ पिघल जाता है या बांध से पानी छोड़ा जाता है, या विशेषकर बरसात के दिनों में जब पानी की मात्रा अधिक होती है, तो इसके किनारे यहां तक का क्षेत्र, ये क्षेत्र बाढ़ से क्या होता है, डूब जाता है। ये क्षेत्र क्या होता है, बाढ़ से डूब जाता है। कुछ इन सबों के किनारे भी जो है बाढ़ आ जाता है, इनके किनारे भी बाढ़ आ जाता है। और बाढ़ के कारण जब किसी नदी में बाढ़ आता है तो कुछ दूर तक जल फैल जाता है, और वह जो बाढ़ का पानी होता है उसमें बारीक मिट्टियों के कण होते हैं, जो दूर से जो है या तो पहाड़ों से ऊपर से कट के आते हैं, या तो पहाड़ों के ऊपर से कट के आते हैं, या फिर जो है खेतों से बह करके मिट्टियां आती है। और जो बाढ़ग्रस्त इलाका होता है, इसमें जो है हर साल बाढ़ आने के कारण नई मिट्टी बिछ जाती है। हर साल बाढ़ आने के कारण नई मिट्टी बिछ जाती है, और जब बाढ़ वापस जाता है तो मिट्टी की एक लेयर वहां पर जम जाता है, जो कि काफी उपजाऊ होता है। तो ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ आता है और हर साल एक नई मिट्टी बिछ जाती है, वहां ऐसी जमीन को हम खादर भूमि कहते हैं। खादर भूमि।
क्यों? क्योंकि वहां हर साल नई मिट्टी का एक लेयर बिछ जाता है, जिसमें जो है यूरिया या डाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें काफी अच्छा अनाज पैदा होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। इसलिए जो है ऐसे जमीन को जो है हम खादर क्षेत्र कहते हैं, जहां हमेशा हर साल बाढ़ के कारण एक नई मिट्टी बिछ जाती है। उस नई मिट्टी वाले क्षेत्र को, यानी उस बाढ़ग्रस्त इलाके वाले क्षेत्र को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं। दूसरी बात, वह क्षेत्र यानी वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, उसे हम बांगर कहते हैं। जैसे ये क्षेत्र, ये बांगर है, ये क्या है? ये बांगर क्षेत्र। और ये क्या है? ये खादर क्षेत्र। ये खादर क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका खादर क्षेत्र हो गया, ये खादर क्षेत्र हो गया। क्यों? क्योंकि ये इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है, ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, इसलिए ये खादर हो गया। और यहाँ पर ये जो इलाका है, चाहे ये इलाका है, ये सब बांगर क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाढ़ नहीं आता है। इसका भी निर्माण नदियों ने ही किया है अपने जमाने में, लेकिन वर्तमान समय में इस क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आता है। यानी यह जलोढ़ मिट्टी जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है एक तरह से, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बांगर में शामिल करते हैं। उपजाऊ तो ये भी होता है, उपजाऊ ये भी होता है, लेकिन खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। यहाँ यूरिया और डाई का प्रयोग करना पड़ता है, यानी यहाँ खेती करने के लिए मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको बांगर कहेंगे, यानी जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, ऐसी जमीन को जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है उसको हम लोग बांगर कहते हैं। और जहां बाढ़, हर साल बाढ़ आता है और नई मिट्टी का लेयर बिछ जाता है, उसे हम लोग खादर कहते हैं। बांगर में ही हमेशा सिंचाई की जरूरत पड़ती है, और जब सिंचाई बहुत ज्यादा कभी अधिक कर दी जाती है तो ऊपर जो है एक क्षारीय लवण मिट्टी सफेद रंग की दिखने लगती है, उसी को हम लोग रेह कहते हैं। यानी इस बांगर में ही कहीं कहीं रेह देखने को मिलता है और कहीं कहीं भोर देखने को मिलता है। बांगर क्षेत्र का वह मिट्टी जहां ऊपर की भुरभुरी मिट्टी अपर्दन क्रिया के कारण किसी बस कट करके हट जाती है, तो नीचे की कंकरीली मिट्टी दिखाई देने लगती है। बांगर क्षेत्र की वह मिट्टी जो ऊपर से भुरभुरी मिट्टी हट जाती है अपर्दन होके, तो नीचे कंकड़ीली मिट्टी दिखती है, उसी को हम लोग भूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भूण मिट्टी कहते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया जो है आपका खादर और बांगर, रेह और भूण। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग डेल्टा की। मैदानी क्षेत्रों के निर्माण में डेल्टाओं का भी बड़ा बहुत योगदान है। कोई भी नदी जब ऊपर से पर्वतीय क्षेत्रों से आती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों से आने के बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, तो सागर में गिरने से पहले उसका ढाल एकदम कम हो जाता है और वह कई भागों में बट करके सागर में गिरती है। जैसे मान लीजिए ये सागर है, इधर से नदी आ रही है और यहां आकर के कई भागों में बट गई। ये जो है मिट्टी भरा हुआ है, इसी को कहते हैं डेल्टाई मिट्टी। जब नदी का बहाव इतना धीमा हो जाता है कि अपने मुख के पास यानी सागर में गिरने से पहले धीरे 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 मिट्टी को जमा करती है, जिस कारण यहां नदियां कई भागों में बट जाती हैं और जाकर के सागर में गिर जाती है।
तो जहां कई भागों में नदियां बट करके सागर में गिरती हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा। तो ये हो गया डेल्टा। डेल्टा मिट्टी काफी उपजाऊ होता है। डेल्टाई क्षेत्रों में जो है सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, कैसूरीना के वृक्ष पाए जाते हैं, तमाम तरह के वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी जड़ें जो है काफी नमकीन युक्त होती हैं। इसलिए कि सागर का पानी जो है क्षारीय होता है, नमकीन युक्त होता है और उस मिट्टी के अंदर तक जो है वो जल जो है भर जाता है। तो जो कैसूरीना का वृक्ष होता है या इसके अलावा जो है सुंदरी नामक वृक्ष होता है, जो तमाम वृक्ष पाए जाते हैं, इसमें जो है कुछ खेती भी की जाती है क्योंकि बारीक मिट्टियों के कण होते हैं और उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। जैसे भारत में ये हुगली नदी डेल्टा बनाती है, गंगा और ये ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो बांग्लादेश में बनता है। इसके बाद यहाँ पर जो है महानदी भी डेल्टा बनाती है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती है, तमाम इसके नीचे नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं। तो ये डेल्टा जो है उपजाऊ मिट्टी होती है जिसका निर्माण नदियां अपने आखिरी समय में जब सागर में गिरना होता है तब करती हैं। तो इस प्रकार आज हम लोग जो है इस मैदानी क्षेत्र के निर्माण को पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, ये हरे रंग का तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र और ये बांगर क्षेत्र और ये डेल्टा, ये पांचों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।